हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। बाल मनोविज्ञान के तहत आज जो हम अपना सेशन कवर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक होने वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेश होना, ठीक है, यानी इंक्लूड करना। इंक्लूसिव वर्ड जो बना है वो किससे बना है? इंक्लूड करने से, टू इंक्लूड यानी कि शामिल करना। तो अब ये एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र की बात की जा रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूड करना, इससे इसका तात्पर्य होगा। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन की। थर्ड टॉपिक है आपका, ऑलरेडी दो टॉपिक कवर हो चुके हैं और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू था वो भी मैंने आपको करा दिया है। तीन टॉपिक और बचे हैं जिसमें से आज हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दो टॉपिक और बचेंगे, तो या तो मैं तीनों का एक साथ कंप्लीट कराने के बाद एमसीक्यू लेके आऊंगी, या जैसे मैं अभी चला आ रहा है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इसी का एमसीक्यू पढ़ेंगे। आप बता दीजिएगा जो भी आपके व्यूज रहेंगे इस पे। आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा किस वर्ड से बना है? टू इंक्लूड, इंक्लूड करने से यानी कि शामिल करने से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो उस प्रकार की शिक्षा हो जाएगी, ऐसी शिक्षा हो जाएगी जिसमें हम किनको इंक्लूड करेंगे? सभी तरह के बच्चों को हम इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि पहले के टाइम पे होता होगा, आप ही अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है, जो भी आप हमारा एक एज वाला जो फैक्टर है, अगर हम 25 से 30 के हैं या 20 से 25 के हैं, तो भी आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते थे अपने टाइम पे, तो हमने देखा था कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, है ना, उनके लिए एक अलग से स्कूल ही होता था, स्पेशल स्कूल होता था। आज के टाइम की ये बात की जा रही है एंड हम ये पढ़ते हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल करना है, यानी इस प्रकार की शिक्षा बनानी है जिसमें हम सभी तरह के बच्चों को एक नियमित स्कूल में शिक्षा प्रदान करें। जैसे कि सभी सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे एवं प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये सभी एक ही स्कूल के नीचे, एक ही स्कूल में साथ मिलकर पढ़ सके, ठीक है, उनका विकास एक साथ हो। हर बच्चे की जरूरत अलग होगी। जो स्पेशल चिल्ड्रन होंगे उनको अलग रिक्वायरमेंट होगी, उनका ग्रोथ अलग हो सकता है, लेकिन हम उनको शामिल करेंगे, हम उनको इंक्लूड करेंगे। ये कहना है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि आप उनको मुख्य धारा से अलग ना समझें, आप उनको मुख्य धारा की जो शिक्षा है उससे जोड़ कर रखें, सभी बच्चों के बीच में रखें उनको, ताकि वो खुद को उनसे अलग ना, अपने आप को अलग ना सोचे हमसे, और हम अगर जो सामान्य है वो हम उनको दूसरी नजर से, अलग नजर से ना देखें, ठीक है, हमें उनकी आदत हो और उन्हें हमारी आदत हो। ये कहना है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और ये एक मेन पर्पस था कि क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिला। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज के जो टाइम के स्कूल है वो कैसे होते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन वाले होते हैं, यानी कि वो सभी तरह के बच्चों को एक जगह पढ़ने की छूट देते हैं। ठीक, तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए। नियमित स्कूल समझिएगा, जो रेगुलर स्कूल है, जो सभी के लिए है, जैसे कि सामान्य बच्चे भी हो, जिसमें दिव्यांग भी हो और प्रतिभाशाली यानी नॉर्मल चिल्ड्रन भी हो, स्पेशल चिल्ड्रन भी हो उसमें, और गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो, उनको सबको हम शामिल करें एक नियमित स्कूल में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहेगा कि इसमें सारे बालक, यानी कि जो विशिष्ट बालक हो प्लस सामान्य बालक, सभी तरह के बालक को हम इंक्लूड करके चले, ये कहना है इंक्लूसिव एजुकेशन का। सामान्य बालक सभी जानते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक, अब इस विशिष्ट में यानी जो यूनिक है, स्पेसिफिक है, उसमें हर तरह के बच्चे आ जाएंगे। जिनको स्पेशल नीड है वो तो आएंगे ही। ये देखिए CSWN, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? CSWN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिन बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत है, आवश्यकता है, स्पेशल नीड, वो कहलाएंगे CSWN। जेंडर यानी हर तरह के जो लिंग हैं सभी को हम मुख्य धारा शिक्षा से जोड़े, उनके में भेदभाव ना करें, ठीक है। FGL, FGL क्या कहता है? FGL का फुल फॉर्म है फर्स्ट जनरेशन, मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग, फर्स्ट जनरेशन लर्नर। यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं, है ना, गांव के बच्चे होते हैं या किसान के बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनके परिवार में फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब वो बच्चे जो उन अपने परिवार में पहले जनरेशन के लर्नर हो, उनको भी FGL, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हो सकता है उनके पास वो रिसोर्स नहीं मिला, तो वो थोड़े से उनके में कुछ कमी होगी, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप उनको मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, ठीक है। और EW यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली
फाइनेंशियली जो वीकर बच्चे हों, इन सभी बच्चों को हर तरह के, सिर्फ स्पेशल नहीं, जो स्पेशल चिल्ड्रन है ना, या जैसे मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो स्पेशल दिव्यांग बच्चे हैं, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके अलावा CSWN तो ठीक है, उसके अलावा लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बच्चे हों, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से, इस सब के चीजों में हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सभी तरह के बालक अगर एक ही नियमित स्कूल में उनको शिक्षा दी जाए तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, चलिए अगली लाइन क्या कहती है कि एनसीईआरटी क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? जब आप बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव, चाहे वो धर्म से हो, जाति के आधार पर आपने किया है, होता है ना जाति के आधार पर भी आजकल कितना ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है, तो धर्म के आधार पर आजकल जो हो गया है, जाति के आधार पर पहले किया जाता था कि स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, धीरे धीरे ये चीजें सारी बंद हो गई है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती पूरी तरीके से बंद, कहीं ना कहीं होता है, आज भी होता है। तो धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार, किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से। ऑब्वियसली इंडिया से नहीं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में यहाँ पे आया है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ पे अमेरिका में हुई थी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट, मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी कि हिंदी में मैं इसे बोलूंगी मुख्य धारा शिक्षा। मुख्य धारा शिक्षा का ही दो भाग है, एक एकीकृत और एक समावेशी, जो इंक्लूसिव हम पढ़ रहे हैं। दोनों किसके अंदर आता है? मुख्य धारा शिक्षा, मतलब कि सारे बच्चों को इंक्लूड करना, यही हो जाएगा मुख्य धारा शिक्षा। उन सब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ना इन सारे बच्चों को। लेकिन इसको दो भाग में क्यों बांटे हैं? क्योंकि इंटीग्रेटेड में भी हम उन्हें जोड़ते हैं पर अलग तरीके से, इंक्लूसिव में भी हमने उन सभी बच्चों को जोड़ के रखा आपस में, लेकिन अलग तरीके से हमने शिक्षा दी। तो किस तरीके से, क्या अंतर है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? रेगुलर क्लासरूम में एजुकेशन देना विथ पार्ट टाइम विथड्रॉल। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगी हिंदी में। दोनों दोनों प्रकार के बच्चे, दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, किसी को डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स बनाए थे ये वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी इसको समझाऊंगी। चलिए, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। अब आप नाम से ही समझ जाएंगे, इंटीग्रेटेड यानी कि एक जगह इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करके रखना। ठीक है, तो एक ही जगह रखना ये भी ठीक है, और इंक्लूसिव ये भी एक ही जगह। लेकिन किस प्रकार से होता है शिक्षा देना, ये हम पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें रेगुलर क्लासरूम में एजुकेशन यानी शिक्षा देते हैं, जिसमें पार्ट टाइम विथड्रॉल फ्रॉम क्लास फॉर स्पेशल अटेंशन, यानी जो विशिष्ट बालक हैं जिन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, हम उन्हें थोड़ी देर के लिए या थोड़ी थोड़ी देर में हम उनको विथड्रॉल, बाहर ले जाते हैं, दूसरे क्लास में ले जाते हैं, उन पे स्पेशल अटेंशन फोकस करने के लिए, स्पेशल अलग से अटेंशन देने के लिए हम उनको रेगुलर क्लासरूम से बाहर लेके जाते हैं, जहां पे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य बालक पढ़ रहे हैं, हम वहां से उनको थोड़ी देर के लिए, पार्ट टाइम के लिए बाहर ले जाते हैं, दूसरे क्लासरूम में ले जाते हैं, उनको अलग करते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसमें भी स्पेशल चिल्ड्रन आएंगे और नॉर्मल चिल्ड्रन, यानी जो विशिष्ट बालक है और नॉर्मल चिल्ड्रन, इसमें ये दोनों प्रकार के बच्चे आएंगे। ठीक, स्पेशल जो एबल्ड है, जिन्हें जरूरत है वो, प्लस जो सामान्य बालक है वो सब आएंगे। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं हम उनको अटेंशन देने के लिए पार्ट टाइम अलग से लेके जाएंगे। ठीक, अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि रेगुलर क्लासरूम में हम उनको पार्ट टाइम के लिए अलग ना करें, उनको सेपरेट ना करें, उनको सेग्रीगेट ना करें, यानी कि पृथक्करण है ना, उनको अलग ना करें। बजाय इसके हम रेगुलर क्लास में ही, जो क्लास चल रही है उसी में उनको रखें और उसी क्लास में हम उनको स्पेशल अटेंशन दे। तो देखिए, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, बच्चों को सेपरेट रूम
या क्लास में नहीं ले जाना, जो कि इंटीग्रेटेड में था कि एक जगह तो बच्चे हैं लेकिन हम उनको पार्ट टाइम के लिए या ज्यादा देर के लिए मतलब स्कूल आवर्स पे हम उनको अलग लेके जाएं। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को हम सेपरेट रूम या क्लास में नहीं लेके जाते हैं, रेगुलर क्लास में ही सारा सपोर्ट प्रोवाइड होता है। जो भी हमें उनको सपोर्ट देना है, जो भी हम सपोर्ट उनको दे रहे हैं वो हम कहाँ दे रहे हैं उनको, उसी रेगुलर क्लासरूम में। मतलब उसी रेगुलर क्लासरूम में हम उनके लिए एक स्पेशल टीचर रख देंगे, स्पेशल एजुकेटर जिसे हम कहते हैं वो हम रख देंगे, जो उनको अलग से और ध्यान देते जाएं। ठीक है, लेकिन हम उनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे। अलग पृथक्करण, ये प्रकरण लिख दिया है, पृथक्करण है ये। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हर चीज पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन अगर सेग्रीगेशन दे दे, ठीक है ना, अलग अलग करना, पृथक्करण, तो फिर वो एक निगेटिव वर्ड हो जाता है और आपको उसको हटाना है। इसमें स्पेशल बच्चों को हम अलग नहीं पढ़ाते हैं। जो स्पेशल बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, हम उनको अलग से ले जाके पार्ट टाइम के लिए अलग ले जाके नहीं पढ़ाते हैं, हम उनको अलग नहीं करते हैं, पृथक्करण नहीं करते हैं, हम उनका सेपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, बल्कि हम रेगुलर क्लास में ही उनको जितना सपोर्ट हो सके देते हैं। वहीं पे हम उनके लिए स्पेशल टीचर लेके आएंगे, वहीं पे हम उनको कोई जैसे दीदी हैं उनको कोई हेल्प कर रही हैं, ठीक है, उसके उनके लिए हम एक सपोर्ट के लिए रख देंगे, लेकिन हम उनको अलग नहीं करेंगे। तो दोनों में स्पेशल चिल्ड्रन अलाउड है, बट यहाँ पे हम उनको और एक बड़े रूप में, जो उनके लिए और ज्यादा अच्छी चीज है ना, वो हम उनके सपोर्ट में कर रहे हैं। तो इसमें हर तरह के बच्चे आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल बच्चे तो आएंगे ही, अब स्पेशल भी आएंगे, विशिष्ट भी आएंगे। उसके अलावा जो जो चीजें यहाँ थी, जैसे कि फाइनेंशियली या फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, और उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर है, तो इन सब बच्चों को हम एक ही जगह रख के पढ़ाएंगे। ठीक, ये अंतर है समावेशी में और एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में। इतना सभी को समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी धारणा, समावेशी शिक्षा की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों आया, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। एनसीईआरटी जो अभी मैंने ऊपर लिखा था वही चीज है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया ये। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विशिष्ट आवश्यकता यानी कि जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, CWCS, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है ना, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो समावेशी यहाँ मैंने, हाँ ये ना यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन, ये ऐसा इसमें लिख दिया था इसलिए मैंने गलत लिखा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ऐसा है CWSM। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही एक ही कक्ष में, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, एक ही क्लासरूम में, एक ही कक्ष में शिक्षा देना। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों को स्पेशल नीड जरूरत है, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही हम अगर एक ही कक्ष में शिक्षा दें, ताकि जिससे कि क्या हो, जो समान बालक है और जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ये कहता है समावेशी शिक्षा। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, ठीक, इनको उसी क्लासरूम में रखना जिसमें सामान्य बच्चे हों ये, और इन सबको अगर मैं एक कलर में कर दूं, ब्लू में कर दूं, तो बस मैंने इनको क्या कर दिया, इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया है। ठीक है, अब इस क्लासरूम को मैं एक जैसा बना दी हूं, तो ये मेरे लिए इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। एकीकृत एजुकेशन क्या होगा, अब इसी को अगर मैं रेड वाले जो बच्चे हैं स्पेशल नीड के हैं, ब्लू वाले जो हैं वो सामान्य बालक हैं, एक ही कक्षा है, लेकिन मैं उनको ब्लू वाले को यहाँ रखती हूँ और जो रेड वाले बच्चे हैं विशिष्ट बालक है उनको मैं दूसरे जगह दूसरी क्लास में एक साथ में शिफ्ट कर दे रही हूँ, जहां जिन सभी को बच्चों को स्पेशल नीड की आवश्यकता है उनको मैं अलग क्लासरूम में लेके चले जा रही हूँ। स्कूल वही है पर मैंने क्लासरूम बदल दी, तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो ये होता है इंटीग्रेटेड। जगह एक ही है पर देखिए उसमें अलग अलग कक्ष हो गए, क्लासरूम अलग अलग हो गए, तो ये इंटीग्रेटेड है। तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा, ऑब्वियसली जिसमें सब एक साथ रहे, है ना। ये सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है और देश के लिए भी इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम क्या लिखा है।
इजी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल भी आपके हॉस्टल वार्डन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल भी अगर आप देखें तो एक जो मानवता भाव वाली चीज होती है उसके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती है। याद रखिएगा ये चीज आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है कि इनमें से कौन सी चीज है जो समावेशी शिक्षा के अंदर अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो तीन पॉजिटिव दे देगा, एक नेगेटिव, है ना, या तो तीन नेगेटिव दे देगा और एक कोई अच्छी चीज दे देगा। तो उसमें लिख देगा विशेष विद्यालय या कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती। तो जो आज का लेक्चर नहीं पढ़ेंगे या जो इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो वो उसमें क्या करके आ जाएंगे कि हाँ भाई ये तो सही बात है, विशेष विद्यालय या कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती, नहीं करना चाहिए, अलग से बनाना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, वो गलत चीज है। आपको उसको स्वीकार, विशेष विद्यालय और कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती, ये चीज सही है, आपको नहीं करना चाहिए स्वीकार। आपको एक ही जगह पे बच्चे को रखना है। स्पेशल वाले वो पहले बनते थे, पहले के टाइम पे, है ना। हाँ, वो जो अब एकदम जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए आज भी है स्कूल्स जहाँ पे बच्चों को ले जाना हो, उनको एडमिशन कराना हो, क्योंकि वो अगर नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उनमें भी अलग अलग लेवल रहता है। जैसे मूक बधिर बच्चे हैं तो उनमें भी अलग अलग लेवल, किसी को थोड़ी थोड़ा दिखाई देता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, किसी को थोड़ा सा सुनाई देता है, पार्शियल जिसे हम कहते हैं, किसी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो अगर लेवल के हिसाब से अगर आपको बिल्कुल नहीं देता या बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है तो आप स्पेशल स्कूल में उसके लिए जा रहे हैं तो दैट इज ओके। लेकिन अगर वो बच्चे जो कि सबके बीच में रह सके तो उन्हें बिल्कुल वहां पढ़ाना चाहिए। ठीक। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती, बजाय उसके क्या स्वीकार करती, सबको एक साथ लेके चलने में। इसके अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को समान कक्षा कक्ष में एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है। अभी मैंने बताया ना कि अलग से विशेष विद्यालय कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा कक्ष में ही एक साथ शिक्षा देने पर जोर डालती है। यही उसका प्रावधान है। समावेशी शिक्षा विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ऑब्वियसली देखिए, जैसे कि मैं एक स्कूल में जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वहां पे जब एनुअल फंक्शन होता है तो हम क्या देखते हैं कि एनुअल फंक्शन में बच्चे अच्छा डांस कर रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उस समय पर जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको हम अलग छोड़ देते हैं। ऐसा होता था ना, या ऐसा होता है आज भी। लेकिन हमारे स्कूल में क्या किया गया, उनको भी उसमें शामिल किया गया। जितना रोल वो कर सकते हैं उनके हिसाब से ही उनको रोल दिया जाता है कि आप इस पार्ट को प्ले करें या आप ऐसा डांस करिए, पर आप उनको जोड़ के रखें, आप सभी बच्चों के बीच उनको शामिल करें। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी भागीदारी बढ़ेगी, है ना। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि विद्यालय कक्षाएं, विद्यालयों कक्षाओं कार्यक्रम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जस्ट वही चीज लिखी है कि कक्षा में, विद्यालय में कार्यक्रम या जो भी गतिविधि, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उनको कैसे विकसित और डिजाइन किया जाए ताकि सभी विद्यार्थी एक साथ सीखे और भाग ले। कोई भी ड्राइंग कंपटीशन है, पेंटिंग की कंपटीशन है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो सामान्य बच्चे हैं वो भी उसमें बराबर पार्टिसिपेट करें, उसके अलावा जो विशिष्ट बालक है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। भले आप उन पर वो स्पेशल फोकस करिए, पर आप उनको रेगुलर क्लासरूम में सभी बच्चों के बीच, सामान्य बच्चों के बीच रहकर ही आप उन पे फोकस करें। ठीक। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के साथ एक साथ सीखने के बारे में है। भले भी सीखने की गति में एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भले वो उनकी स्पीड उतनी ना हो, भले उनको चीजें उतनी समझ में ना आए, लेकिन जो करिकुलम है वो उनके हिसाब से ही बना हो, है ना। हर स्कूल में प्रावधान होना चाहिए ये चीज कि आप उनको एक करिकुलम, उनके लिए जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है वो प्रोवाइड करें, आप उनको स्पेशल टीचर प्रोवाइड करें, और ये सब कुछ कहाँ हो, सेम क्लासरूम में जहाँ पे सामान्य बालक भी बैठे हुए हैं। तो एक साथ सीखने की प्रक्रिया है, भले ही उनकी गति एक दूसरे से भिन्न हो, वो थोड़ा स्लो सीखेंगे उस चीज को, उनके लिए स्पेशल टीचर हो लेकिन उसी क्लासरूम में, लेकिन एक साथ हो। कहने का ये मतलब है हर चीज क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव है उनके लिए। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए एक शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ये प्रणाली, है ना। जब बच्चे ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्पेशल नीड वाले हैं, उनको सामान्य बच्चे अगर देखते हैं तो उनके साथ कोई वो भेदभाव ना करे, बल्कि उनके अंदर एक सिंपैथी वाली नेचर आए, एम्पैथेटिक नेचर आए। सिंपैथी मतलब भी हीन भावना वाली नहीं, ये चीज को शामिल करना कि वो हमारे जैसे ही नॉर्मल है ना। इस तरीके से उनको शामिल करना, उनकी जरूरतों को समझना और फिर उनके जैसे ही, अपने आप को उनके जैसा ही मानना कि वो हमसे भिन्न नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे देश को चाहिए। अब सिद्धांत यानी कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत क्या है, क्यों ये चीज आई, है ना। तो सबसे पहले जो इसके क्यों ये आई और क्या इसका कार्य है, ये हम समझ चुके हैं उसकी धारणा में, कॉन्सेप्ट में। अब देखिए ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहला पहुंच यानी एक्सेस हो। हर बच्चा, अब हम
डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है, जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, उस समय पर अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो फिर वो पूरी तरीके से फेलियर हो जाएगा। तो उनका एक्सेस हो, जो भी शिक्षा डिपार्टमेंट के हैं उनको ये बिल्कुल करना चाहिए कि आप ऐसा स्कूल बना तो रहे हैं और आजकल ये नीड है भी, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं सीबीएसई में, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये चीज टाइम टू टाइम आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक्सेस अवेलेबल हो, जो पहुंच है उस तक वो अवेलेबल हो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बच्चों पे खुद पेरेंट्स चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है गलत धारणा कि ऐसे बच्चों पे खुद वो ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते, तो अगर थोड़ा भी उनके पास दूरी हो, एक्सेस ना हो, पहुंच ना हो, तो वो बहाना करने लगते हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा उसको ईजी बनाना चाहिए कि लोग वहां तक पहुंच सके। जब तक हम उनको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ सपने देख सकते हैं एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है ना। उनको शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा इक्विटी, समता, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब। तीसरा है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। बिल्कुल, अगर आप उनको, जो विशिष्ट बालक है, ठीक है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ पढ़ते हैं, जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। हम इसके तहत उनको कुछ स्किल्स भी सिखा सकते हैं, भले वो एकदम ये कैपेबल उनको इतना बना सके कि वो कल के दिन सरवाइव कर पाए, पैसे कमा पाए, ठीक है, फाइनेंशियली स्टैंड कर पाए, कुछ तो पढ़ पढ़ लिख पाए, है ना। एक जगह रहता कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर पाते, एक तरफ ऐसा हो जाएगा कि हम उनको सबके बीच शामिल कर रहे हैं, सबके साथ शामिल कर रहे हैं, जिससे वो एम्पावर्ड बन रहे हैं, खुद को भी वो सक्षम मान रहे हैं, तो उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सहभागिता, पार्टिसिपेशन, हर चीज में उनको इंक्लूड करना। अगर वो साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली लोग भी सीखेंगे, उनको देखेंगे, उनसे सीखेंगे। जब वो पार्टिसिपेशन उनका बढ़ता है तो हमें भी खुशी मिलती है। जो सामान्य बालक है, सामान्य लोग हैं, उनको भी उतनी खुशी मिलनी चाहिए कि वो हमारे साथ मुख्य धारा शिक्षा से जुड़ रहे हैं, उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है उसमें, है ना। गरिमा, डिग्निटी, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या देता है, उन बच्चों को गरिमा देता है, डिग्निटी प्रोवाइड करता है कि वो भी उस फॉर्म में आ सकते हैं, वो भी वैसे जी सकते हैं जैसा कि एक सामान्य बालक जीता है। दूसरा, नेक्स्ट है समानता यानी इक्वालिटी। तो अब इक्विटी और इक्वालिटी दोनों एक जैसे शब्द है लेकिन अलग है, बताती हूँ मैं आपको। इसके बाद का पहले डिफाइन कर देती हूँ। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स देता है। किस प्रकार एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक क्या है, ह्यूमन राइट है। तभी तो गवर्नमेंट ने 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उनको, है ना, ताकि लोग पढ़ सके, जो बेसिक एजुकेशन है वो उनका कंप्लीट हो। तो ये एक ह्यूमन राइट भी है जो कि उनको मिलना चाहिए, उनको हम उनसे इस चीज से दूर नहीं कर सकते हैं। समावेश होता है, उनका इंक्लूसिव होता है, हम उनको इंक्लूड करते हैं, तो ये तो इसका वैसे ही प्रिंसिपल है। चलिए अब हम बात करेंगे समता और समानता में क्या अंतर है दोनों में। देखिए, समता क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड है। ये फोटो मैंने बहुत पहले जब मैं छोटी थी, और ये मुझे इसका मतलब मुझे लगा इक्विटी इक्वालिटी एक ही तो है, सिर्फ एल का फर्क है, मतलब इक्विटी इक्वालिटी एक ही होगा। लेकिन जब मैंने एक मैगजीन में या किसी पेपर में फोटो देखा, तब से वो फोटो पूरी प्रिंट हो गई है मेरे माइंड में। ये प्ले ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है। अब इसका जो क्या बोलना चाहिए, बाउंड्री है, ठीक है ना, इसकी जो बाउंड्री है वो मान लीजिए ये प्ले ग्राउंड है, ठीक है ना। इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जिसके अंदर प्ले ग्राउंड है। तो प्ले ग्राउंड का ये हिस्सा ये ऐसा हो गया और यहाँ पे बाउंड्री हो गई, ठीक, ये बाउंड्री हो गई। चलिए ठीक है। अब दो बच्चे हैं, ठीक, दो बच्चे हैं जिनको ये क्रिकेट मैच बाहर से देखना है, ठीक है ना, उनके पास टिकट नहीं है आप समझिए, या उनको बस ये बाहर से मैच देखना है। अब दो बच्चे हैं, जब दो बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम इक्वालिटी किसको कहेंगे, अगर वो यहाँ ऑब्वियसली वो बाउंड्री पार करके तो नहीं देख पाएंगे, तो हम उनको सीढ़ी दे देंगे, ठीक है ना, हमने उनको सीढ़ी प्रोवाइड कर दी, ये सीढ़ी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। अब दोनों बच्चे सीढ़ी पे खड़े हो जाएंगे, हमने उनको इक्वालिटी दे दिया, हमने उनको बराबर माना और उनको क्या दे दिया, सीढ़ी दे दिया, सेम लेंथ का सीढ़ी दे दिया। अब उसमें से क्या होता है, एक बच्चा सीढ़ी पे चढ़ के वो मैच बहुत आराम से देख सकता है क्योंकि उसकी हाइट अधिक है। दूसरा बच्चा जो है, सीढ़ी तो उसको उतनी मिली है पर उसकी हाइट कम होने की वजह से वो यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है और वो मैच नहीं देख पा रहा। जबकि जो पहला बच्चा है वो ऊपर तक पहुंच गया है, बाउंड्री के ऊपर तक उसका चेहरा आ गया है और वो जो मैच हो रहा है यहाँ पे वो उसे अच्छे से देख पा रहा है। जबकि दूसरा बच्चा ये जो था, ये क्या है, उसको बराबर सीढ़ी मिली है। तो इक्वालिटी क्या होगी, जब आपको बराबर का वो मिले, समानता, ठीक है ना, हक मिले बराबर का, ये इक्वालिटी है। लेकिन अब भी वो इसमें क्या हो रहा है, कम पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है, वो नहीं देख पा रहा है उसको। तो ये इक्वालिटी हुई पर ये इक्विटी नहीं हुई, यानी कि उनको समता नहीं मिली। समता कब मिलेगी, जब हम
इस बालक को, जिसके पास ये लैडर था और ये आराम से हाइट में देख पा रहा है मैच, जब हम इस बालक को इतना ऊंचा लैडर दे जिससे कि अब वो यहाँ पे आए और वो अब मैच देख सके, ये कहलाएगा इक्विटी, यानी कि समता। तो समानता ये है जब आप दोनों को बराबर का दर्जा दे, बराबर की वैल्यू दे। पर हर जगह सिर्फ समानता काम नहीं आती, आपको समता भी यानी इक्विटी भी देना पड़ता है, ऑब्वियसली देना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप इक्विटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, समानता देने का अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे कि हमने इसको समान लेटर दे दिया था तो उसका कोई अर्थ निकला इस बच्चे के लिए? नहीं निकला। तो हमने समानता दो दे दिया, पर समता कैसे आएगी? इक्विटी। तो इसलिए लिखा है कि इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इक्विटी है, यानी कि समान बच्चों के जैसे हमने उनको मान लिया है, लेकिन हम उनके लिए जब तक अलग से कोई कार्य नहीं करेंगे, जब तक स्पेशल एजुकेटर नहीं रखेंगे, जब तक उनको स्पेशल एजुकेशन देंगे नहीं, फोकस देंगे नहीं उनको, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, है ना, वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो आप उनको इक्वालिटी तो दे, पर उसके साथ साथ आप उन्हें इक्विटी भी दें। तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे, उद्देश्य थे। अब हम आएंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य यानी एम्स। तो ऑब्वियसली सब सेम है, ये पॉइंट्स आपको इसलिए जरूरी है पढ़ना क्योंकि एग्जाम में जैसे कि वही 4 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन अलग, या क्या इनमें से इसकी खासियत है क्या नहीं है, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहला, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। अब जो असमर्थ बालक है, जिनमें उनकी समर्थता नहीं होती, उन बालकों को सोशली और कल्चरल, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, उनको भी जोड़ के रखना। 15 अगस्त आता है, रिपब्लिक डे आता है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, हम कुछ भी चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनको भी समाज से जोड़े। ड्राइंग कंपटीशन है, हर चीज है, हम उस बच्चे को समाज से जोड़े, ठीक है। तो सांस्कृतिक रूप से हम उनका भी बढ़ावा, भागीदारी बढ़ाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट, असमर्थ बालकों की समस्या का पता लगा उनका नहीं, जब तक हम उनके साथ रहेंगे नहीं, हमको उनकी समस्या का पता कैसे चलेगा? जब हम उनको देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ये नीड होती है, तो उनकी क्या समस्याएं हैं उसको जब तक आप पता नहीं लगाएंगे, आप उसका निवारण सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसे जो बालक है उनकी समस्या का पता लगाना और उनका निवारण करना, ये सब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि ये सब मिले तो बच्चे का जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाए। नेक्स्ट, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। अब उनको जागरूक करना, अवेयर करना, अवेयरनेस लाना, मतलब सिर्फ ये समर्थ बालक नहीं बल्कि जो सामान्य बालक हैं उनको भी जागरूक बनाना कि आप उनका मजाक ना उड़ाए। पहले के टाइम पे ऐसा बहुत कॉमन था कि जो भी असमर्थ बालक है, जो भी उस प्रकार के स्पेशल नीड वाले बालक है, उनका बहुत मजाक उड़ता था, उनको बहुत जैसे कि अभी वो मूवी आई थी श्रीकांत करके, है ना, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, लेकिन जो श्रीकांत मूवी है उसमें वो उसे दिखाई नहीं देता, जो इसका मेन कास्ट है उसे दिखाई नहीं देता था। तो वो ऐसे स्कूल में गया जो स्पेशल स्कूल थी, ठीक है, वहां उसे शिक्षा मिली, एक अच्छी टीचर मिली, उनकी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन जब वो छोटे एज का था और सामान्य स्कूल में जाता था उन बच्चों के बीच, तो उसका मजाक उड़ाते थे बच्चे, ठीक है, अंधा है, तुझे भीख मांगनी है, इस प्रकार का मजाक उड़ाते थे। तो वो टाइम ऐसा था। लेकिन आज के टाइम हम अपने बच्चों को अवेयर करें कि वो ऐसे बच्चों का मजाक ना उड़ाए, बल्कि उनको मुख्य धारा शिक्षा से जोड़े, तो उनके अंदर जागरूकता की भावना आनी चाहिए। नेक्स्ट है, सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। अभी जो मैंने आपको बताया, शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक। जो भी बेसिक राइट्स हैं शिक्षण में, यानी एजुकेशन सिस्टम में प्रजातांत्रिक मूल्यों को हम बढ़ावा दे। जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें को लेके आ रहे हैं, हम जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसा कि हम उनको बढ़ावा, हमने उनके लिए स्पेशल दिया, जो मैं मूवी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब वो कॉलेज की बात करता है, कॉलेज भी नहीं, 10th के बाद उसे मैथ्स लेना था, और मैथ्स लेना उस टाइम पे साइंस बैकग्राउंड लेना अलाउड नहीं था। क्यों नहीं अलाउड था? इसलिए क्योंकि जो बच्चे देख नहीं सकते उसको हम साइंस नहीं दे सकते, जबकि उसके 96% ही ऐसा कुछ दिखाया गया मूवी में कि उतने आए थे। तो उन्होंने केस लड़ा बाकायदा और फिर वो जीत गए, ठीक। तो इस प्रकार से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो उनको देना, ना कि सिर्फ इस बारे में बात करना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑब्वियसली से बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, आगे जाके उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदलेगी। जो चीज वो नहीं कर पाते, एटलीस्ट कम से कम उनके पास इतने एम्पावर्ड वो हो जाएंगे, इतने आत्मनिर्भर बन जाएं कि वो उन सारी चीजों को, जो बेसिक वैल्यूज है, बेसिक जो एक इनकम है, वो सब चीज कर पाए, ठीक है, आत्मनिर्भर बन पाए। सभी बच्चों की भ्रांति यानी कंफ्यूजन को दूर करना, कंफ्यूजन को दूर करना। आप ये याद कर लीजिए कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे में ना रहे, चाहे वो सामान्य हो तो उसका उन बच्चों के प्रति ना रहे, चाहे जो उस टाइप के बच्चे हैं वो अपने आप को मुख्य धारा या जो सामान्य बालक हैं उनसे जोड़ के खुद को रख सके।
नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम्स क्या है? हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि क्या क्या उनके सिद्धांत हैं, क्यों अच्छी चीज है ये, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, ये सब हम पढ़ लिए। लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, क्यों ये बोलने में आसान है, अच्छा है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले शिक्षक का रवैया, टीचर्स एटीट्यूड, सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है। क्यों है भाई शिक्षक का रवैया? क्योंकि देखिए, शिक्षक भी क्या है, एक नॉर्मल, मान लीजिए जो इंसान हमारे बीच से उठ के शिक्षक बना है, हम बीएड में पढ़ाई करते हैं, बीएड में हम अब कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को हम ये तो बता देते हैं, लेकिन हम स्पेशल नीड वाले बच्चों को कैसे पढ़ाए ये उसमें नहीं सिखाया जाता है। जो कि मुझे लगा कि बेसिक एक ये चीज बिल्कुल शामिल करनी चाहिए थी करिकुलम में। ठीक है, तो जो टीचर्स का एटीट्यूड है वो क्या है, इजिली इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अगर क्लास में आए तो क्या होता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते। ऑब्वियसली उनके लिए हमें कोई स्पेशल एजुकेटर रखना होगा जो उनको समझे चीजों को, क्योंकि हर टीचर, नॉर्मल एक टीचर एक उसको नहीं उतना समझ पाएगा जितना कि स्पेशल एजुकेटर एजुकेटर है ना। इसीलिए तो स्पेशल एजुकेटर बनाए जाते हैं, स्पेशल टीचर होते हैं, साइन लैंग्वेज होता है, ताकि वो सब बच्चे समझे। और सिर्फ विजुअल दिखाई नहीं दे उन सब बच्चों को नहीं, हर प्रकार के बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया। तो टीचर्स का एटीट्यूड, जो नॉर्मल शिक्षक हो वो भी उन चीजों को समझे, इरिटेट ना हो वो शिक्षक। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता, यानी पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर। जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसकी खराब गुणवत्ता। टीचर्स ट्रेनिंग बीच बीच में प्रोवाइड की जाती है, एससीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, पर क्या वो चीज ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि ऐसे बच्चों को कैसे आपको लेके चलना है, ऐसे बच्चों के बीच आपको असमानता नहीं दिखानी है, क्या ये सब चीज आप ट्रेन करते हैं? जब तक आप ये सब चीज नहीं ट्रेन करते, वो किस में आएगी, खराब गुणवत्ता में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षकों द्वारा अनम्य शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी कि रिजिड मेथड यूज्ड बाय टीचर। मेथड जो वो पढ़ाते हैं वो बहुत रिजिड, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, रिजिड मेथड पढ़ाते हैं। उनको ऐसा तरीका पढ़ाना चाहिए जो कि एक क्या बोलना चाहिए, प्ले वे मेथड हो, खेलते खेलते में बच्चे सीखें, है ना। बहुत सारे अनेक प्रकार के शिक्षण विधि होते हैं, उनको फॉलो करे वो, ना कि एक घिसा पिटा। तो शिक्षकों द्वारा एक रिजिड मेथड ना हो, एक आसान तरीका जिससे बच्चे खुद को इन्वॉल्व करे। नेक्स्ट है आपका रिजिड करिकुलम, अनम्य पाठ्यक्रम। रिजिड करिकुलम ये एक प्रॉब्लम है, उनके लिए करिकुलम आपको ऑब्वियसली अलग बनाना पड़ेगा, जिसमें ये नहीं कि आप नॉर्मल क्लास 1 का बच्चा है, उसी में अगर कोई स्पेशल नीड वाला आया तो आपने उसको इसमें शामिल कर दिया, आपको उसके लिए एक अलग करिकुलम बना के चलना होगा। नेक्स्ट, पहुंच से दूर, दुर्गम वातावरण। पहुंच से दूर, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेस मिलना जरूरी है। ठीक है। इन एक्सेसिबल इन्वायरमेंट, अगर वो ही वातावरण दूर है, पहुंच से दूर है, तो पेरेंट्स ही हिचकते हैं बच्चों को भेजने में। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, विद्यालयों की असमर्थता, यानी स्कूल नॉट सपोर्टेड। स्कूल डॉक्यूमेंट्स में बात करता है, स्कूल बोलता है, पर स्कूल रखता नहीं है ऐसे टीचर्स को। तो उनको चाहिए कि वो स्पेशल टीचर रखें, ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े, ना कि उनको अलग। अब कोई स्कूल खुद को कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन अंदर अंदर वो क्या करता है, ऐसे बच्चों को एक अलग क्लासरूम में, जैसा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हमने पढ़ा, वैसा लेके चले जाता है, तो फिर वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं आता। ठीक, तो विद्यालयों की असमर्थता, यानी स्कूल जिस चीज को सपोर्ट नहीं करता, ये उनका एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, शिक्षण सामग्रियों और उपकरण को अभाव होना, यानी लैक ऑफ, किस चीज की कमी होना, टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट। जो भी टीचिंग एड्स है, जो टीचिंग एड्स लगेंगे उन बच्चों को, वो चीजों को भी शामिल करना, ताकि वो जिसको टच कर सके, जिसको सेंस कर सके। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हों, वो उन चीजों को, उनके लिए जो अलग से टीचिंग एड्स आती है उनको रखना, पर ये कमी होती है स्कूल में, है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये सब एक प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। शिक्षण सामग्रियों और उपकरणों का अभाव होना बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी होना, यानी जो टीचर है उसमें टीचिंग की कैपेबिलिटी, टीचिंग की जो स्किल है वो लैक होना, कमी होना। शिक्षण कौशल, हम टीचर तो बना देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टीचिंग की स्किल है वो ही नहीं होती। तो ये क्या है, लैक ऑफ टीचिंग स्किल इन टीचर्स। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनमें आपने ट्रेनिंग भी दे दिया उनको, उनका बीएड भी कंप्लीट है, आपने उनको ट्रेनिंग भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो स्किल है वो क्या बोलना चाहिए, हम बस एक डिग्री ले लेते हैं लेकिन टीचिंग स्किल्स नहीं लेके आ पाते, तो लैक ऑफ टीचिंग स्किल। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक मनोवृत्ति। अब सोशल एटीट्यूड, जो शिक्षक है वो एक सोशल कैरेक्टर ही तो है, खुद समाज से उठकर ही तो आया है, तो वो जो चीज खुद वो फेस करता है, अपने आसपास देखता है, वही चीज वहां जाके इम्प्लीमेंट करने लगता है। वो खुद को भूल जाता है कि वो टीचर है, और वहां जाके उसको एक टीचर की तरह बिहेव करना है। खुद की जो उसकी मेंटालिटी है, जो एटीट्यूड है, वो वहां लेके वो चले जाता है।
ठीक, जो कि एक क्या है उसकी जो मनोवृत्ति कि वो खुद उनको हीन भावना से अगर देखेगा तो फिर कैसे मतलब टीचिंग स्किल कैसे होगी, है ना, उनको बढ़ावा कैसा मिलेगा। तो उनका जो एक ये मनोवृत्ति है, ये जो एटीट्यूड है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। नेक्स्ट, शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि देखिए उन बच्चों के लिए तो वो फिजिकल बैरियर है ही, जो यहाँ पे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर इनके लिए भी वो खुद को क्या असमर्थ बताते हैं कि हम इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि हम घूम घूम के देख सके, हम उन पे स्पेशल फोकस कर सके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस टाइप की बातें जो वो करते हैं वो एक बैरियर के रूप में शामिल रहती है। भाषा और संवाद यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, हमें उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो किस प्रकार के उनके साथ डील करे। उनको ज्यादा चिल्लाना चीखना नहीं है, जो विशिष्ट बालक है। अब विशिष्ट बालक में ना क्या देखिए, ये लास्ट आपका टॉपिक रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के डिसेबिलिटीज होते हैं उनके बारे में है। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर आपका आज का सेशन खत्म। ठीक, तो उनके लिए हमें स्पेशल अलग से मतलब लैंग्वेज या कैसे कम्युनिकेट करे, इन सब बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली का संगठन, इसे मजबूत किया जाना चाहिए। हर कुछ कुछ दिन में यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये देखना है कि जो ट्रेनिंग है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। ठीक, पॉलिसीज एज बैरियर, ऐसी बाधाओं के रूप में नीतियां, ऐसी नीतियां लाई जाती है जो कि एक बाधा बन जाती है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे टाइम पे एकदम बांध देते हैं हम टीचर को, जो मैनेजमेंट है, पॉलिसीज है, एकदम बांध के चलता है कि आपको इस लेक्चर में आपको इतने 45 मिनट्स में 40 मिनट्स में ये पूरा एक लेक्चर कंप्लीट कर देना है। तो क्या है, टीचर को एक हड़बड़ी हो जाती है कि मुझे कंप्लीट करना है। अब वो बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है इस बारे में कोई बात ही नहीं करता कि वो कितना समझ पा रहा है कितना नहीं। उसके बीच कंपटीशन, टीचर्स के बीच कंपटीशन ला दिया जाता है कि आपने तो आप इतना पीछे चल रहे हैं सिलेबस में, आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बाकी लोग को देखिए। तो अगर कोई टीचर किसी चीज को अच्छे से समझाना चाह रहा है, देर तक समझाना चाह रहा है, वो चीज वो नहीं कर पाता है। तो पॉलिसीज भी एक बैरियर है इसमें। हो गया। अब ये जितना था सब कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, सब कुछ हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऐसे बच्चे जो नीड्स वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं। ये तो हमने देख लिया, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यहाँ पे हमने जो मैं लिखी थी, दिखाती हूँ आपको ये। हाँ, फिर फर्स्ट जनरेशन के बच्चे जिनको जरूरत है वैसे बच्चे, इकोनॉमिकल बच्चे, ये सब तो ठीक है। अब जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड है, किसको फोकस चाहिए और स्पेशल किस प्रकार की में असमर्थ रहते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे, डाइवर्स नीड, किस प्रकार की उनकी आवश्यकता है, ये सबसे पहले इसमें आ जाते हैं आपके सेंसरी। सेंसरी, ठीक है, यानी संवेदी अक्षमता। ठीक है ना। संवेदी यानी कि संवेदना से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट। सेंसस से, ठीक है, यानी कि श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और शारीरिक रूप से विकलांगता। ये किस चीज में आएंगे, जो अपने सेंसस में असमर्थ हो, ये उनके में अक्षमता होती है। तो क्या क्या चीजें अक्षम होते हैं, वो उन चीजों के किस प्रकार से वो होते हैं, किस कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करके चलते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लेक्चर पूरा, ये आपके लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि ऑटिज्म क्या है, एएसडी क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, ये सब किसका हिस्सा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगी, बहुत बड़ा लेक्चर मतलब उसमें डिटेल में बात नहीं करूंगी, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से उतना ही बताऊंगी। चलिए, तो सेंसरी वाले बच्चे जो कि श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से विकलांग है, हम इन सबको अपने इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करेंगे। अब इनका लेवल होगा, लेवल क्या होता है कि जैसे हियरिंग, जो पूर्ण रूप से एकदम सुन ना सके, है ना, और जो आंशिक रूप से सुन ना सके, मतलब थोड़ा सा पार्शियल रूप से सुन ना सके, तो पूर्ण रूप वाले को आप एक अलग, जैसे कि उनके लिए एज वाइज आता है स्पेशल अभी भी, तो आप उसमें डाल सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है ना। लेकिन जो आंशिक रूप से हैं, थोड़े रूप से हैं, आप उनको बिल्कुल डालिए। तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, दृष्टि वाले, शारीरिक, इन सबको आप इंक्लूड करिए। पहले इस प्रकार के बच्चे होते हैं। दूसरे बच्चे, विकासात्मक अक्षमता, यानी जिन बच्चों को में कैसी डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंट वाली। डेवलपमेंट वाली मतलब उनके अंदर डेवलप होना, विकास होने में दिक्कत होती है। कैसी, सबसे पहले ऑटिज्म। आपने शायद ही वर्ड सुना होगा, जो ऑटिज्म है वो किससे, ऑटिज्म या ऑटिज्म, ये किस वर्ड से बना हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर आ जाए कि एएसडी का फुल फॉर्म क्या है तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, किस प्रकार का डिसऑर्डर, क्या कहा जाता है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, इसमें क्या होता है, सामाजिक संपर्क, संचार एवं व्यवहार में चुनौती, मतलब जो बच्चा है उसको अपनी सोसाइटी के बीच सामाजिक कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, अपना व्यवहार सही से रखने में उनको चुनौती फेस करते हैं, वो बाधा आती है, चैलेंजेस फेस करते हैं, ये होता है ऑटिज्म। ठीक, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, पानी पी लो।
ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर सॉरी, एएसडी, ये फुल फॉर्म है ऑटिज्म का। किस प्रकार के जो सामाजिक संपर्क है, मतलब कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में वे व्यवहार खुल के बात नहीं कर पाते। अब आप इसको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से मत जोड़ दीजिएगा, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बहुत अलग चीज है ना। ये बच्चे व्यवहार नहीं कर पाते ठीक से, बड़े तो हो जाते हैं एज के हिसाब से, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो छोटे बच्चों जैसा रहता है, या खुद को ढाल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं किसी के सामने आने में, इस प्रकार के। नेक्स्ट है एडीएचडी। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फुल फॉर्म आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो पूरे टाइम मतलब ना बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एकदम एक्टिव, कुछ कुछ करते रहते हैं, किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब किस प्रकार का डेवलपमेंट, उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, समय पर नहीं हो पा रहा है, उस वो डिफिशियंसी है उनको, वो डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट लर्निंग की डिसेबिलिटी होना, यानी कि अधिगम अक्षमता, ठीक है ना। लर्न, अधिगम यानी लर्निंग, तो लर्निंग में डिसेबिलिटी, लर्निंग में डिसेबिलिटी मतलब सबसे पहला सीखने में सीखने की अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी हम किसको बोलेंगे, सीखने, लर्न करने की में अक्षम होना, ठीक है, सक्षम नहीं होना। इसमें सारी चीजें आ जाती है कि आपको पढ़ने लिखने में, गणित में, तर्क आदि कठिनाई, ये सब क्या लर्निंग। जिस बच्चे को लर्न करने में, चीजों को समझने में, पढ़ने में दिक्कत आए, वो किसके अंदर आएगा, इसमें तो नहीं आएगा वो, है ना, एएसडी में नहीं आएगा, एडीएचडी में नहीं आएगा, किस में आएगा, ये उनके टाइप्स बटे हुए हैं, ठीक है ना, वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। अब पर्टिकुलर कौन सा लर्निंग है, बस उसको आप देख लीजिए। चलिए, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले डिसलेक्सिया, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रहेंशन, बेसिक ये है रीडिंग से, रीडिंग में दिक्कत, राइटिंग क्योंकि इसलिए क्योंकि उसको रीडिंग करना ही नहीं आ रहा है, लेटर्स पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग में अगर दिक्कत हो तो वो क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया हो जाता है। आपने अगर तारे जमीन पर पिक्चर देखी है, तो जिस उस बच्चे को जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो वर्ड्स नहीं पहचान पाता था, आपने देखा था ना, वो बी है, उसको बी नहीं डी पढ़ता था। और जैसे कि कई सारे वर्ड्स है, ऐसे लिखा है, अगर सेट लिखा है तो वो उसको TES पढ़ेगा, टेस्ट लिख देगा, ठीक। अगर वो लिखा हुआ है SAW सॉ, तो उसको वो WAS वॉज ऐसा लिख देगा, उसको लगेगा कि मैं तो सही लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसको वर्ड्स दिख रहे हैं बस, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि कौन से वर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं। तो उसको रीडिंग में दिक्कत हो गई, राइटिंग में दिक्कत हो गई, क्योंकि उसको वर्ड्स में ही दिक्कत होती है। तो इसका डायरेक्ट किससे है संबंध, पठन विकार से है, लर्निंग, पठन, पढ़ने लिखने, वही रीडिंग राइटिंग, क्योंकि उसको वर्ड्स पहचानने में ही दिक्कत होती है, पढ़ने में ही दिक्कत होती है। वो लेटर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता, क्या लेटर्स क्या है, उसको रिवर्स लिखने लिखता है, लगता है, वॉज है तो सॉ लिख देगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। टेस्ट है तो सॉरी, हाँ, तो टेस्ट है तो ऐसा लिख देगा, इस प्रकार से लिख देगा। तो जब पढ़ने में कठिनाइयां होती है तो लिखने में तो ऑब्वियसली होगी, इसलिए रीडिंग राइटिंग सब एक साथ लिखा हुआ, डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं। अब डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ग्राफ वर्ड से बना है, ग्राफ मतलब ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कि बेसिक जो ड्राइंग है या कोई भी चीज लिखने में खराब लिखावट ही इसकी पहचान है। वर्ड्स वो पहचानता है लेकिन वो लिख नहीं पाता, उसे दिख रहा है वॉज, लेकिन वो उस चीज को अपने में लिख नहीं पाएगा, उसको लिखने में दिक्कत होगी, ये क्या हो जाता है आपका, डिसग्रेफिया, ठीक है। चलिए, डिसग्रेफिया क्या हो गया, मैंने आपको बताया लिखने से, बेसिक आप याद रखिएगा, ग्राफ मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग हो गया या लिखने, लिखने वाली चीज से, तो लिखने संबंधी, इसमें था इसका रीडिंग, बेसिकली तो रीडिंग है तो राइटिंग तो हो गई। और डिसग्राफिया मतलब इसको दिख रहा है, वर्ड समझ में आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लिख नहीं पाता, उसको ठीक से लिख नहीं पाता है, इसके हाथ में हथेली या उंगलियों संबंधी कुछ गड़बड़ियां होंगी, या मस्तिष्क जो है वो उसको रीड कर रहा है, लेकिन लिखते टाइम उसका वो हाथ, हथेली और मस्तिष्क एक साथ काम नहीं कर पाए, तो उसको डिसग्राफिया, वो लिखने में दिक्कत है। नेक्स्ट डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या है भाई, कैलकुलेट वर्ड से बना, आप देख लीजिए, डिस मतलब कि कोई बुरी चीज हम बोल देते हैं, प्रॉब्लम बोल देते हैं डिस को, उसके आगे ग्राफ लिखा है तो लिखने हो गया, ठीक है ना। लेक्सिया लिखा है तो रीडिंग समझ लीजिए, कैलकुलिया मतलब कि मैथ्स, कैलकुलेशन, तो मैथ्स में दिक्कत है, गणित गणनाओं संबंधित। अब आप उसको इससे मत जोड़ लीजिए किसी बच्चे को कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, उससे नहीं, बस जो भी मैथ्स में दिक्कत है, बेसिक जो चीजें हैं, ऐड है, सबट्रैक्ट, या कोई भी मैथ्स का लॉजिकल चीज, वो उस चीजों को नहीं कर पाता है, ये होता है डिसकैलकुलिया। गणित हो गया, अंक गणित समझने में उसको कठिनाई होती है, और इसे ही हम एक और वर्ड कहते हैं, मैं इसी में लिख देती हूँ हिंदी में, न्यूमलेक्सिया, न्यूमलेक्सिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया को ही न्यूमलेक्सिया। अब एक आता है आपका डिस्फेसिया, जो लास्ट है आपका डिस्फेसिया, डिस्फेसिया क्या है, और एक हो जाएगा आपका डिस्प्रेक्सिया,
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्रेक्सिया क्या है मैं बता दूंगी एक वर्ड में आपको। चलिए, डिस्फेसिया क्या है? स्पीच। ठीक है, डिस्फेसिया, फेसिया मतलब स्पीच, बोलने में दिक्कत होती है उसको, बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। ये हो गया, बोल नहीं पाता है ठीक से। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, वो बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो ये बच्चे ऐसे हैं ना जिनको आप ये नहीं बोल सकते कि उनका आईक्यू कम है। अगर उसको लिखने में दिक्कत है तो आप सीधा आईक्यू कम है इसका, तो ऐसे आप नहीं बोल सकते उनको। ठीक है, सीधा आप आईक्यू से रिलेट नहीं कर सकते। पर ये विशिष्ट बालक है। तो किस किस प्रकार के बालक को हमने पढ़ लिया? जो सेंसरी इम्पेयरमेंट हो, जिनको डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो यानी विकासात्मक, जिनमें लर्निंग वाली डिसेबिलिटी हो गई, तो ये पूरा रीडिंग राइटिंग ये सब आ गया। एक हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया आप लिख लीजिए, ये मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। ठीक, बस इतना याद कर लीजिएगा। अब चौथा टाइप है गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर होता है, ये बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। अब उसमें भी अगर 140 से ऊपर हो तो वो हाईली गिफ्टेड हो जाते हैं। बट एक बेसिक गिफ्टेड चिल्ड्रन 115, 125 इस प्रकार का उनका आईक्यू रहता है। तो अब सोचेंगे कि हम उस बच्चों, वो बच्चा तो होशियार हो गया, तो इसलिए मैंने बोला आईक्यू से आप इन सब इसको मत जोड़िए कि इनका कम है। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, इनका आईक्यू ज्यादा है, इनको हम आईक्यू से जोड़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड है उनको हम क्या बोलते हैं? इस बच्चे को तो सब आ जाता है तो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको टीचर्स की जरूरत नहीं है या वो बिना टीचर के सब पढ़ लेगा। वो बस चीजों को थोड़ा जल्दी समझ लेता है ना। वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो जज कर सकता है चीजों को, वो लॉजिकल रीजनिंग दे सकता है, चीजों को जल्दी समझ सकता है। लेकिन वो टीचर्स के बिना अधूरा है। आप ये नहीं समझ सकते कि टीचर्स उसे छोड़ दे, उस पर ध्यान ही ना दे। जबकि ऐसा ही ज्यादातर होता है कि बच्चा अगर गिफ्टेड है तो क्या टीचर्स क्या करते हैं? उसको तो सब आता है, छोड़ देता है, वो गिफ्टेड है ना। तो अपनी जरूरतों से ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरीके से आप उसको छोड़ देंगे। वो क्या रहता है? बस अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि उसको शिक्षक से स्वतंत्र होना है। ठीक, चलिए। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों से इस प्रकार से अलग होते हैं क्योंकि उनमें विशेष शिक्षा सेवा होती है। जैसे कि प्रतिभाशाली या किसी भी प्रकार के बच्चे इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली में भी जैसे मैंने बताया हाईली गिफ्टेड होते हैं। एक नॉर्मल गिफ्टेड हो गए जो 110 से ऊपर है, और हाईली गिफ्टेड तो सीधा 140 से ऊपर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या है कि उस कार्य को जल्दी कर लेंगे, निर्णय जल्दी ले लेंगे, है ना, निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। तार्किक रचनात्मक सोच उनकी में ज्यादा होती है। ठीक, ज्यादा क्यूरियस होते हैं यानी उत्सुक होते हैं। क्यूरियोसिटी इनमें ज्यादा होती है ना, यानी उत्सुकता इनमें ज्यादा होती है। जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीजें गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो हाईली गिफ्टेड रहते हैं उनका 140 से ऊपर या 140 से आईक्यू लेवल रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। असाधारण बच्चे। असाधारण बच्चे मतलब वो सारे बच्चे जैसे जो गिफ्टेड, ये सब तो इसमें आ ही गए। तो अब कौन कौन से बच्चे, गिफ्टेड को हमने अलग लिख ही लिया है, तो वो बच्चे एक्सेप्शनल हो जाएंगे जो अपवाद यानी जो नॉर्मल या एवरेज चाइल्ड से अलग हैं। किस प्रकार से? मेंटली अलग हैं, फिजिकली अलग है और सोशली अलग हैं थोड़े से। जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन भी इसी में आ जाएंगे, है ना, एक्सेप्शनल में आ जाएंगे। स्लो लर्नर्स, अभी मैंने भले इसको अलग से बता दिया लेकिन बेसिकली किस में आ जाते हैं? असाधारण बच्चे के अंतर्गत, यानी जो अलग है, एक्सेप्शनल है। ठीक है ना। जो गिफ्टेड है वो भी आ जाएंगे। स्लो लर्नर्स है, उनके में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उनके में लिखने पढ़ने की में ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल है या कम समझ रहे हैं, बस वो सीखते कम है, थोड़ा स्लो लर्नर्स होते हैं, बैकवर्ड लर्नर होते हैं। तो ये सब उनकी मेंटल क्या बोलना चाहिए, एक्सेप्शनल चीजें हैं। फिजिकल मतलब कि फिजिकली किसी रूप से कम होंगे, है ना। मूक बधिर हो गया, ब्लाइंड, डीफ, डम, ये सब जो चीजें होती हैं। ठीक। इमोशनली मतलब इनमें अपराधी बच्चे भी शामिल होते हैं जिनका कुछ पास्ट हो, उनकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। होता है ना किसी के घर पे कोई ऐसा माहौल रहता है जिसकी वजह से वो इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली अलग होते हैं सबसे। ठीक, तो आप उनको गधा बच्चा है, आईक्यू कम है, ये सब नहीं बोलेंगे आप। सोशली हैंडीकैप यानी सामाजिक रूप से वंचित है, अंडर प्रिविलेज बच्चे, ये सारा चीज जो क्या है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चे जो मैंने आपको बताया ना, ये जरूरत है उनको, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं यही बच्चे, जिनको सामान्य बच्चों के साथ हमको शामिल करना है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हमने क्या देख लिया कि डिसलेक्सिया, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, ऊपर ऊपर से ही। ठीक है ना। डिसलेक्सिया रीडिंग, तारे जमीन पर ऐसे याद करेगा। डिस्ग्रेफिया राइटिंग ड्राइंग। डिसकैलकुलिया मैथ्स हो गया। डिस्फेजिया स्पीच से हो गया। ऑटिज्म सोशल कम्युनिकेशन, एक ही टास्क पर केंद्रित रहते हैं, ये वही सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक ही चीज को देखते रहते हैं, शांत रहते हैं, एक ही टास्क पर केंद्रित
ठीक, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही टाइप का बिहेवियर करते हैं, ये एएसडी के बच्चे रहते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे रहते हैं। एक ही टास्क करते रहेंगे, जैसे वो पेंसिल अगर पेंसिल को डेस्क पे बजा रहे हैं तो वो सिर्फ वही काम करते रहेंगे, रिपीट करते रहते हैं अपने बिहेवियर को, इस टाइप के बच्चे। एडीएचडी बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, इम्पल्सिवनेस होते हैं, एकदम हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एकदम तीव्र, मतलब उनके आप संभाल नहीं पाओगे, इस टाइप के रहते हैं। तो ये सारा चीज डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ओवरऑल इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कहता है, समावेशी शिक्षा ये कहती है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे हमें को बच्चों के हिसाब से ढालना है। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के हिसाब से बने, ना कि स्टूडेंट्स खुद को एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बनाए। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो खुद को एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं ढालेंगे, वो उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद को स्टूडेंट्स के हिसाब से ढाले, खुद को ऐसा बनाए कि हर स्टूडेंट्स को वो के हिसाब से वो समायोजन कर सके। ठीक, चलिए, ये लेसन खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।